हाय फ्रेंड्स, बी अटेकी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आप लोगों को जैसा कि पता है कि आईटीआर भरने की डेट लास्ट 15 सितंबर तक है। तो आई होप बहुत सारे लोगों ने भर दिया होगा और बहुत सारे लोगों ने अभी तक नहीं भी भरा होगा। और हाँ, बहुत सारे लोगों को यह कन्फ्यूज़न है कि वो आईटीआर 1 में आते हैं या फिर आईटीआर 2 में। बहुत सारे लोगों को लगता है कि वे जब शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड इन सब में उन सब में निवेश करते हैं तो वो आईटीआर 2 फॉर्म फिल करेंगे, और बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये वे आईटीआर 1 में फिल करेंगे। तो मैं आपको इसका सीधा आंसर ये देता हूँ कि आप ना मेरी बात पे विश्वास कीजिए और ना ही किसी और के बात पे विश्वास कीजिए। आप सीधा इनकम टैक्स की साइट पे जाइए और ये सारा का सारा चीज़ लिखा हुआ है कि आप आईटीआर 1 के लिए एलिजिबल हैं, क्यों कि आईटीआर 2 के लिए एलिजिबल है। तो चलिए हम लोग अब चलते हैं इनकम टैक्स की साइट पर। आप इनकम टैक्स की साइट पे जाओ, इनकम टैक्स, आप सर्च मारो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अब आप यहाँ देखो होम, इसके बगल में इंडिविजुअली, आप नीचे सैलरीड एम्प्लॉय पे क्लिक करो, रिटर्न फॉर्म अप्लीकेबल टू मी। अब आप देखो, और हाँ, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाह रहा हूँ कि ये इस वीडियो में स्पेशली डेडिकेटेड है सैलरीड पर्सन के लिए, और जिनकी इनकम केवल सैलरी से होती है, या फिर कुछ आपको बैंक के सेविंग इंटरेस्ट मिल जाते हैं, या और फिर आपको कुछ शेयर मार्केट से डिविडेंड मिल जाते हैं, या इन्हें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है अप टू 1.25 लाख। तो चलिए देखते हैं कि ये पेज खुल गया है और इसमें क्या लिखा हुआ है आईटीआर फॉर्म के लिए। आईटीआर 1, जिसे जनरली सहज भी बोला जाता है, अप्लीकेबल ओनली फॉर इंडिविजुअल। अब आप देखो इसमें सीधा सीधी ये लिखा हुआ है कि दिस रिटर्न इज अप्लीकेबल फॉर अ रेसिडेंट, ये सब चीज़ें हैं, जिसका 50 लाख रुपए से नीचे है वो आईटीआर 1 के लिए एलिजिबल है। और ये सैलरी पेंशन होना चाहिए, सैलरी या पेंशनर, एक हाउस प्रॉपर्टी होना चाहिए, या अदर सोर्स में इंटरेस्ट, चाहे बैंकिंग इंटरेस्ट हो या डिविडेंड हो, प्लस एग्रीकल्चर इनकम आपकी 5,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और एक कैपिटल गेन इनकम जो 1,25,000 रुपए तक है, इट मीन्स 1.25 लाख तक है। कैपिटल गेन इनकम इट मीन्स अगर आपने कोई प्रॉपर्टी बेची हो, या फिर शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में बेचने पे आपको जो गेन मिला हो वो 1.25 लाख तक ही होनी चाहिए, तभी आप, और हाँ, ये जो गेन है वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होना चाहिए, ना कि शॉर्ट टर्म, तभी आप आईटीआर 1 के लिए एलिजिबल हो। आई एम श्योर इंडिया जितने भी टैक्स पेयर हैं उनमें से 70% आबादी आईटीआर 1 ही फिल करती है। इसलिए मैं आज डेडिकेटेड वीडियो आईटीआर 1 पे ही बना रहा हूँ, जो एक जनरली सैलरीड पर्सन एम्प्लॉय हैं और जिनकी इंटरेस्ट या तो बैंक से आती है, या फिर डिविडेंड मिलते हैं म्यूचुअल फंड, एसआईपी, या फिर शेयर मार्केट से। तो और हाँ, आप ये भी देखो कि ये आईटीआर 1 कौन से लोग नहीं फिल कर सकते हैं। आईटीआर कैन नॉट बी यूज बाय अ पर्सन जो एक कंपनी के डायरेक्टर हो, जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हैज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन किए हो, प्लस हैज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 एक्सीडिंग रुपीज 1.25 लाख। जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि जिसकी 1.25 लाख से नीचे है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपकी कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म की भी 1.25 लाख से 1 रुपया भी ज़्यादा हो गई, तब आपको आईटीआर 2 फाइल करना होगा। और एक कंडीशन इसकी और भी है, आप ये देखो, आप बाकी सब वो इतना ज़रूरी नहीं है, आप लास्ट की पार्ट देखो, हैज़ टोटल इनकम एक्सीडिंग रुपीज़ 550 लाख। अगर आपकी इनकम 50 लाख से भी ज़्यादा है तब भी आपको आईटीआर 2 ही भरना है। तो चलिए अब हम लोग सीखते हैं कि आईटीआर 1 को कैसे फिल किया जाए। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग लॉगिन होते हैं। ये मैंने लॉगिन पे क्लिक किया। अब मैं जिस बंदे का भरने जा रहा हूँ उसकी मैं पैन कार्ड नंबर डाल देता हूँ। देन आप कंटिन्यू पे क्लिक करो। ठीक है, अब आप देख ले हो कि यहाँ पे आप जब क्लिक करोगे और फिर आप पासवर्ड डालो। अगर आपके अगर आपको पासवर्ड याद है जो आपने पिछले बार भरा था वो याद है तो ठीक है, और अगर नहीं है तो आप फिर से एक नया फॉरवर्ड पासवर्ड करके नया पासवर्ड जनरेट कर सकते हो। और नहीं तो फिर आप यहाँ देखो एक रजिस्टर है अपर कॉर्नर में, आप यहाँ पे भी क्लिक करके रजिस्टर हो सकते हो और फिर पासवर्ड जनरेट कर सकते हो, अगर आप एक पहली बार इनकम टैक्स फिल कर रहे हो तो जैसा मैंने कि पिछले बार ही इस बंदे का भरा था तो मुझे पासवर्ड पता है इसका, तो चलिए मैं अब इसका पासवर्ड डाल देता हूँ। अब आप देखो कि इनकम टैक्स की पेज खुल गई। अब आप देखो ये जैसे ही मैंने किया तो आपसे पूछा जाएगा सेलेक्ट असेसमेंट ईयर। सबसे पहले आप फाइनेंशियल और असेसमेंट ईयर में डिफरेंस समझो। फाइनेंशियल ईयर जो बीत चुका है, जिसकी फाइलिंग मुझे करनी है, जैसे हम अभी 24-25 का फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, और असेसमेंट ईयर जस्ट उससे एक साल आगे वाला, इट मीन्स 25-26। तो आप सिलेक्ट करो 25-26, करेंट ए वाई मीन्स असेसमेंट ईयर।
अब ऑनलाइन और ऑफलाइन, जनरली सब लोग ऑनलाइन ही फिल करते हैं, आप भी ऑनलाइन ही करोगे। आप इस पर कंटिन्यू कर दो। अब देखो आपको यहाँ दो ऑप्शन दिखेंगे, रिज्यूम फिलिंग और स्टार्ट न्यू फिलिंग। अगर रिज्यूम फिलिंग किसके लिए है, अगर आपको ने पहले आप फिल कर रहे होगे और आपने बीच में किसी रीजन से इसे फिल नहीं किया, रोक दिया, तब ये रिज्यूम फिलिंग का ऑप्शन दिखा देगा। लेकिन अगर आप पहली बार कर रहे हो तो आपको डायरेक्ट केवल स्टार्ट न्यू फिलिंग का ही ऑप्शन शो करेगा। मैंने इस बंदे का पहले करके छोड़ा इसलिए रिज्यूम फिलिंग करा, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए मैं स्टार्ट न्यू फिलिंग के कर रहा हूँ ताकि मैं फिर से अच्छे तरीके से आप लोगों को समझा सकूँ। अब ये एक इंडिविजुअल के लिए है, इंडिविजुअल। अब आप कंटिन्यू करो। अब आप देखो आई नो विच आईटीआर, कौन सा आईटीआर फॉर्म फिल करना है। आप ये देखो, मैं आप लोग शुरुआत में बोल चुका हूँ कि मैं स्पेशली डेडिकेटेड है ये वीडियो आईटीआर 1 के लिए, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, प्रोसीड विथ आईटीआर 1। अब देखो ये जो पॉपअप आया है इसमें जनरली ये लिखा हुआ है कि आप न्यू टैक्स रेजिम और ओल्ड टैक्स रेजिम के बारे में, इसमें ये लिखा हुआ कि न्यू टैक्स रेजिम, अगर ये डिफॉल्ट रेजिम आएगा, अभी आप आगे बढ़ोगे तो आपको दिख जाएगा कि न्यू टैक्स रेजिम इसमें डिफॉल्ट है। अगर आपको ओल्ड टैक्स रेजिम जाए तो आपको उसको क्लिक करके चेंज करना होगा। और साथ ही साथ इसमें भी लिख दिया गया है कि न्यू टैक्स रेजिम में सारे के सारे डिडक्शन हटा दिए गए हैं, और अगर आपको डिडक्शन लेना है ज़्यादा से ज़्यादा तो आप ओल्ड टैक्स रेजिम में जाओ। लेकिन हाँ, यहाँ एक डिफरेंस है कि न्यू टैक्स रेजिम में आपको 75,000 का डिडक्शन मिलेगा, और वहीं ओल्ड टैक्स रेजिम में आपको 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। चलिए इस पर ओके कर देते हैं। अब आप लेट्स गेट स्टार्टेड। आप इस पर इतना पढ़ने की जरूरत नहीं, आप सीधा अदर्स पे क्लिक करके आप कंटिन्यू जा सकते हो। फिर सेम पॉपअप का है, सेम चीज़ लिखी हुई है। अब आप देखो, आप जैसे ही ये पेज आता है तो आप जिसका आप भर रहे हो उसका आप यहाँ पर देखो पैन नंबर आ गया है। अब आपको इसको कंफर्म करेगा तभी आपका ये सेकंड कॉलम, सेकंड जो रो है ये ओपन होगी। तो चलो पहले हम इसको कंफर्म करते हैं, देखते हैं कि डाटा क्या है। आप देखो ये सारी की सारी डिटेल्स जिस बंदे का मैं भर रहा हूँ उसकी सारी सारी डिटेल्स आ गई। अगर आपको ये सब कुछ सही है तो आप आगे प्रोसीड कर सकते हो, और अगर इसमें कुछ भी आपको गड़बड़ी लग रही तो आप यहाँ एडिट बटन से भी उसे चेंज कर दे सकते हो, और ये तुरंत ही अपडेट हो जाएगी। अब आप यहाँ नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट चूज कर दो, आप सेंट्रल हो या स्टेट हो या पब्लिक। मेरे केस में ये जिसका मैं फिल कर रहा हूँ ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया। और अगर आप 15 सितंबर ड्यू डेट से पहले आप फिल कर रहे हो तो आपको हमेशा 139(1) चूज करना है। और ये सभी ऑप्शन है लेकिन इसकी अभी जरूरत नहीं है। उसके बाद देखो, मैंने बोला था ये डिफॉल्ट रेजिम पकड़ता है न्यू टैक्स रेजिम। अगर आप नो पे है इट मीन्स ये न्यू टैक्स रेजिम में हो। अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम में भरना चाहते हो तो ये यस पे आप क्लिक कर सकते हो। लेकिन मुझे जैसा कि मैंने बोल दिया है कि न्यू टैक्स रेजिम में भरना, इसलिए मैंने नो पे क्लिक किया है। ठीक है, अब आप इस पे बैंक डिटेल्स अपना वेरीफाई करो। बैंक डिटेल्स बहुत जरूरी है वेरीफाई करना, ताकि अगर आपका कुछ भी रिटर्न बनता है तो वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी। आप यहाँ वैलिडेटेड, इट मीन्स ये पहले से ही वैलिडेट है। अगर आपको फिर से वैलिडेट आप यहाँ देखना चाहते हो या एडिट करना चाहते हो बैंक, तो फिर वो आप एडिट कर सकते हो। अगर आपको अपना देखना है कि आप कौन सा बैंक है आपका, कौन सा अटैच है, तो आप इस पर क्लिक करो और आपको सारा का सारा डाटा आपका बैंक का दिख जाएगा। अब आप इसे कन्फर्म कर दो। अब आप देखो जैसे ही आपने कन्फर्म का बटन टिपा, आपको सेकेंड का कॉलम ओपन हो चुका है। अब आप इसको फिर से, इसको भी आप कन्फर्म करो। अब मेन जो काम होता है इनकम टैक्स का यहीं से है, जो आपको सावधानी से भरनी होती है। अब देखिए इनकम टैक्स ने ऑलरेडी पकड़ा है कि ये सैलरी है, ग्रॉस सैलरी इतनी है, डिडक्शन इतना है, इनकम चार्जेबल है सैलरी। तो ये सारी डाटा जो इनकम टैक्स ने लिया ये सही है या गलत है, इसके लिए हमें अपने फॉर्म, 3 तरह के फॉर्म को देखना होगा। वो 3 तरह के फॉर्म है। फॉर्म 16 जो आपको एम्प्लॉयर जहाँ आप काम करते हो उसकी तरफ से मिलती है, प्लस इनकम टैक्स के साइड से 2 और फॉर्म मिलती है, वो है 26 AS और एक AIS फॉर्म। तो चलिए इसको फिल करने के पहले हम लोग ये दोनों फॉर्म ये तीनों फॉर्म डाउनलोड कर लेते हैं। उसके लिए आप डाउनलोड करने के लिए आप ई फाइल सेक्शन पे जाओ, आप इनकम टैक्स रिटर्न पे करो, आप यहाँ देखो व्यू फॉर्म 26 आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका डाउनलोड हो जाएगा। आप क्लिक करो, ठीक है, आप यहाँ एग्री कर दो, प्रोसीड पे क्लिक करो। अब आप यहाँ देखो क्लिक व्यू क्रेडिट, टैक्स क्रेडिट, आप इस पर करो। असेसमेंट ईयर आप यहाँ सेलेक्ट कर दो 25-26, व्यू एज आप एस्टिमेट सेलेक्ट करो। ठीक है, अब आप यहाँ व्यू या डाउनलोड, ठीक है। अब जैसे इस पर क्लिक करोगे आप नीचे आओ, सारा का सारा डाटा आपका यहाँ पे शो होने लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको PDF में देखना चाहते हो तो एक्सपोर्ट एज PDF आप कर दो, और ये डाटा आपका डाउनलोड हो गया है। तो चलिए ये चीज़ें मुझे काम आएगी और मैं इसे सेव करके रख लेता हूँ। ठीक है, अब एक और चीज़ है, ये आपने 26 डाउनलोड कर लिया और आप फिर से बैक जाओ। ठीक है, आपने बैक गया, आप इसे डायरेक्ट भी हटा सकते हो। आप यहाँ से ई फाइल से जाओ, फिर आप कौन सा फॉर्म है आपका AIS, आप इसको क्लिक करो, ये खुल रहा है। हाँ, यहाँ से आप डाउनलोड कर लो AIS बस, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, इस फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके
AIS फॉर्म डाउनलोड कर दो। अब पासवर्ड, इसका आपका पासवर्ड होता है जो आपकी पैन कार्ड नंबर है प्लस डेट ऑफ बर्थ DDYMMYYYY के फॉर्म में डालोगे तो ये पासवर्ड खुल जाएगा। तो चलिए अब ये सारी के सारी तीनों चीज़ें हमारे पास डाउनलोड हो चुकी है। अब मैं इसे ओपन करता हूँ। अब देख लो आप तीनों की तीन चीज़ें क्या क्या है मेरे पास। ये हुआ फॉर्म 16 जो एम्प्लॉयर ने इस बंदे को दिया है, और फॉर सिक्योरिटी पर्सन के लिए मैंने ये ब्लैक कलर से स्ट्राइक आउट कर दिया है। इसे बोलते हैं ये फॉर्म 16। उम्मीद है आप लोगों को अपने एम्प्लॉयर से मिल गई होगी। ये फॉर्म है आपका फॉर्म 26S जो मैंने इनकम टैक्स की साइट से डाउनलोड किया है, और ये एक फॉर्म है AIS जिसे मैंने इनकम टैक्स की साइट से डाउनलोड किया है। तो चलिए फिर हम लोग अब अपने जहाँ हम लोग फिल कर रहे थे वहाँ पर जाते हैं। अब आप देखो आपने जो फिल किया था यहाँ का जो डाटा है, ग्रॉस सैलरी 6,15,790। तो आपको ये चेक करना है कि आपको जो एम्प्लॉयर ने दिया है क्या उनके द्वारा फॉर्म 16 आपके तीनों फॉर्म में सेम सैलरी शो हो रही है। आप देख लो इस बंदे का जो दिया गया है 6,15,790। आप देखो सैलरी, ग्रॉस सैलरी, सैलरी एज प्रोपोजिशन कंटेंट्स 6,15,790, तो ये सेम है। सेम चीज़ आप फॉर्म 26 में भी देख लो, क्या यह सेम है। आप देख लो 6,15,790 यहाँ भी सेम है। AIS में देख लो 6,15,790। अगर ये तीनों सही है इट मीन्स आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर ये इस चीज़ में अगर डिफरेंस किसी का आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना, मैं उसका भी सॉल्यूशन आपको ज़रूर बता दूंगा। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आप देखो अलाउंस टू द एग्जाम अंडर सेक्शन 10। अंडर सेक्शन 10 के तहत आपको कौन कौन से अलाउंस मिल सकते हैं इसके ये अब हम लोग ये देखते हैं। अब ये हमें कहाँ से मिलेगी, आपको जो फॉर्म 16 दिया गया इस चीज़ में आपको मिल जाएगी अंडर सेक्शन 10। आप देखो कहाँ पे हो सकता है अंडर सेक्शन 10, आप ये देखो इस बंदे को ट्रैवलिंग अलाउंस मिला हुआ है यहाँ। टोटल अमाउंट ऑफ एनी टोटल अमाउंट ऑफ एग्जाम क्लेम्ड अंडर सेक्शन 10, अंडर सेक्शन 10 इन्हें मिला है 89,875 रुपये का। लेकिन आपके हाँ लेकिन आपके यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, तो आप इसका डाटा भी डाल दो। अब इसका डाटा आप डालोगे कहाँ, तो अब आप इसका डाटा आपको यहाँ नेचर ऑफ एग्जाम्प्ट अलाउंस इसमें जाके आप एनी अदर पे कर दो, और फिर आप यहाँ डिस्क्रिप्शन लिख दो। अंडर सेक्शन 10 ट्रैवलिंग अलाउंस डिडक्शन आप ये लिख दो, और कितना का डिडक्शन होना चाहिए आप उसका अपना अमाउंट लिख दो। कितना का डिडक्शन है आप चेक देख लो, 89,875, 89,875। ठीक है, अब आप देखो जैसे ही आपने 89,875 डाला, अब आप यहाँ देखो अलाउंस टू द एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 10 यहाँ पे 89,875 आ चुका है। तो अब वो 89,875 रुपये घट गए आपके किस में से, आप ये चेक कर लो, आपके घट गए वो 6,15,790 रुपये से। अब ये जैसे ही डिडक्शन हुआ आप 6,15,790 से घट के ये बच गया 5,25,915 रुपये। ठीक है, अब आप देखो फिर आप यहाँ पे जाओ आपके फॉर्म में, हाँ आपका फॉर्म 60 में स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 75,000 रुपये दिया गया है। ठीक है, तो अब आप देखो कि क्या यह इसमें रिफ्लेक्ट कर रहा है। आप देख लो डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 इसमें 75,000 रुपये इनकम टैक्स ने पहले से ही शो करके रखा है, तो स्टैंडर्ड से 75 रुपये, तो अब ये 5,25,915 से 75,000 फिर से घट जाएंगे, तो आपकी वैल्यू हो गई 4,50,915 रुपये। ठीक है, अब आप इस डाटा को सेव कर दो। ठीक है, अब देख लो आपकी नेट वैल्यू हो गई 4,50,915 रुपये। अब देखो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपके पास कोई हाउस प्रॉपर्टी है उसने आपके रेंट पे दिया है तो आपकी डिटेल्स वहाँ पे डालनी होगी। मैं इस चीज़ को अभी नेग्लेक्ट करके चल रहा हूँ, अगर किसी की हाउस प्रॉपर्टी, क्योंकि जनरली लोग अपनी हाउस प्रॉपर्टी को शो करते नहीं हैं, इसलिए मैं इस चीज़ को नेग्लेक्ट करते, अगर आपको इसकी डिटेल्स भी चाहिए तो मैं इसके लिए भी एक अलग से आपको सॉल्यूशन बता दूंगा, आप अगर कमेंट्स में लिख देना। ठीक है, अब आप देखो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, इट मीन्स आपने घर रिनोवेट करने के लिए अगर किसी तरीके का बैंक से लोन लिया है उस पर जो इंटरेस्ट है उस पर भी डिडक्शन होते हैं, लेकिन मैं इस चीज़ को नेग्लेक्ट करके चल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत सारे कम लोगों को ज़रूरत पड़ती है। और ये सबसे बड़ी बात है कि ये ओल्ड रेजिम के लिए बेनिफिशियल है, न्यू रेजिम में इस चीज़ को भी हटा दिया गया है।
अब आप देखो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इसको आपको बहुत ध्यान से देखना होगा। आप जैसे इस पर क्लिक करते हो तो आप देख लो इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट 369 रुपये। अब ये इंटरेस्ट सेविंग बैंक अकाउंट का, तो ये सेविंग बैंक अकाउंट का तो आपके एम्प्लॉयर के पास डाटा नहीं होगा, ये तो बैंक के पास होगा। तो बैंक वाले जो भी डाटा देते हैं, जिस तरीके से आपको पैन कार्ड से कनेक्टेड होते हैं सारे के सारे, वो आपको AIS और 26AS में मिल जाएगी। तो अब मेरा काम आएगा 26AS। आप देख लो ये पार्ट तो ऊपर सैलरी का हो गया। अब आप ये देखो कि 26AS में और किसी तरीके का पैसा शो कर रहा है, आप देख सकते हो नहीं शो हो रहा है, ठीक है। लेकिन आपको AIS उस फॉर्म को देखना होगा। अब चलो AIS फॉर्म को खोलो, इसमें सारा का सारा चीज़ आपको दिख जाएगा। आप देखो सैलरी रिसीव, हाँ आप देखो इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक 369 रुपये इसमें शो हो रहे हैं, ठीक है 369 रुपये। और मेरे यहाँ पर भी इनकम फ्रॉम अदर सेक्स में 369 रुपये शो हो रहे हैं। इसके अलावा और किसी भी तरीके का सेविंग शो हो रहा है क्या? आप ये देखो। उसके बाद ये सैलरी किसी तरीके का इनकम 6,15,700, ये तो सैलरी वाला जो हम लोगों ने पहले ही डाल दिया। इसके अलावा और किसी तरीके का शो नहीं हो रहा है। तो हम लोग फिर से इस पे आते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स और इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक, हाँ है, तो हम लोग इस पर क्लिक करते हैं। अगर आप इस पर क्लिक नहीं करोगे और अगर आप कम इनकम टैक्स पे करोगे तो 2-3 साल के बाद अगर किसी भी तरीके की त्रुटि पकड़ाएगी तो इनकम टैक्स आप पे फाइन मार देगा, ठीक है। तो आप जैसे ही 369 रुपये है तो आपका जो अभी तक का सैलरी बन रहा था, आप देखो कितनी बन रही थी, आपकी 4,50,915। इसमें ये 369 और ऐड हो जाएंगे और ये बन जाएगा 4,51,284 रुपये, ठीक है। अब ये दो सेक्शन एग्जाम्प्ट इनकम फॉर रिपोर्टिंग पर्सन इनकम नो टैक्सेस पेएबल, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर ये और ये है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इसकी भी अभी हमें जरूरत नहीं है। अब आप इसको कंफर्म कर दो। आपने जैसे ही इसको कंफर्म किया आप देखोगे कि ये नीचे वाला रो ओपन हो गया है। अब टोटल डिडक्शंस हम लोगों ने जो, आप इस पर पहले क्लिक कर दो। आप देख रहे हो मैंने आपको बोला था शुरुआत में कि न्यू टैक्स रेजी में 3 तरह के डिडक्शन दिए गए हैं। एक है 80CC-D2, ये है आपको एनपीएस के अगेंस्ट में जो आपको डिडक्शन मिलता है, और ये आपके रिफ्लेक्ट होती है फॉर्म 16 में भी। आप ये देखो, आप अपने फॉर्म 16 जाओ, फॉर्म 16 में आपका देखो सेक्शन 86 के तहत आपको कितना मिला है डिडक्शन, 53,094 रुपये। तो आप जैसे ही आप देखोगे आपके एनपीएस अकाउंट के अगेंस्ट में 53,094 रुपये मिलते हैं। और इसका कैलकुलेशन क्या है, वो है आपकी जो बेसिक सैलरी है प्लस डी है, इन दोनों को आप जोड़ दो, उसका 14% कर दो, तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी और ये डिडक्शन आपके नेट सैलरी से हो जाती है। तो ये भी चीज़ भी आपको डिडक्ट कर दिया जाएगा। ये है कंट्रीब्यूशन टू अग्निपथ स्कीम, जो हमें डिडक्शन मिलता है, जो अग्निपथ हमारे वीर हैं उन लोगों को ये डिडक्शन मिलता है, लेकिन इस चीज़ को आप हटा दो। लेकिन ये चीज़ हमारे काम की नहीं। और एक चीज़ में डिडक्शन है जिसका मुझे याद भी नहीं है और वो आप लोगों की जरूरत की भी चीज़ें नहीं है, ठीक है। तो आपको टोटल डिडक्शन यहाँ से आपको मिल गया 53,094 रुपये। आप इसको कंफर्म करो, ठीक है। अब आप जैसे इसको कंफर्म किए तो आपको नीचे वाला रो ओपन हो जाएगा। अब टैक्स पेड, अब देखो ये सारी की सारी चीज़ें उतनी ज़रूरत नहीं है, आप इसको स्केप भी कर सकते हो। टोटल टैक्स पेड 0 रुपये, मतलब एम्प्लॉय ने अभी तक कोई टैक्स पेड नहीं किया है। आप इसे कंफर्म करो। कंफर्म करने के बाद ये नेक्स्ट रो खुलेगा, वेरीफाई योर टैक्स लाइबिलिटी डिटेल्स। अब आप इस पर क्लिक करो। अब आप देखो आपकी अभी तक जो डिडक्शन होके ग्रॉस टोटल इनकम 4,51,284 थी, इसमें 53,094 रुपये आपके इनकम, आपके एनपीएस वाला पार्ट भी डिडक्ट हुआ है। तो आपका टोटल इनकम अब ये हुआ 3,98,190। अगर आप न्यू टैक्स रेजिम में हो तो आपको टैक्स पेबल तो करना है 4,910, लेकिन न्यू टैक्स रेजिम में एक रिबेट आता है अंडर सेक्शन 87A। इसके तहत अगर आपकी टोटल इनकम जो ये 7 लाख से नीचे है इनमें, तो आपको 25,000 रुपये तक का एग्जाम्पशन मिल जाएगा। तो इस केस में आप देखो 3,98,190 है, तो एग्जाम्पशन जो 4,910 रुपये है उस चीज़ का भी रिबेट मिल चुका है 4,910 रुपये। तो ओवरऑल अगर, हाँ अगर ये 7 लाख से 1 रुपया भी ज़्यादा होते तो हमें ये एग्जाम्पशन नहीं मिलता और हमें ये फिल करना पड़ता वैल्यू। तो हम इस केस में मुझे एग्जाम्पशन मिल चुका है इस बंदे को 4,910 रुपये। तो 4,910 रुपये जैसे ही खत्म हो गए तो इसका टोटल बच चुका है अब 0 रुपये का डिडक्शन। अब आप यहाँ पे देख लो, फिर टोटल इंटरेस्ट एंड फी ये सब उतनी ज़रूरत नहीं है। अब आप यहाँ पे देख लो टोटल फीस इंटरेस्ट 0, आप इसको कंफर्म कर दो। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। अब आप यहाँ पे देखो ये सारा का सारा डिटेल्स आपको बता देगा। इनकम चार्जेबल अंडर द जितने भी डिडक्शन किए गए ये था, ठीक है। लेकिन इसमें बैंक का इंटरेस्ट जुड़ गया 369 रुपये, तो आपका टोटल ग्रॉस टोटल इनकम हो गया 4,51,284 रुपये। फिर टोटल डिडक्शन आप देख सकते हो कि 53,094 रुपये एनपीएस का डिडक्शन हुआ, 3,98,190 टोटल आया।
तो टोटल टैक्स आपका बनता है 4,910 रुपये, लेकिन अंडर सेक्शन 87E के तहत 4,910 रुपये का भी डिडक्शन आपको मिला। और इस तरीके से आपका टोटल टैक्स कितना होगा वो आपको यहाँ पे सोना। टोटल टैक्स लाइबिलिटी जीरो था, इसलिए एम्प्लॉय ने टोटल टैक्स पेड भी किया जीरो, और टोटल अमाउंट अभी जो पेबल करना है वो भी जीरो है। किसी किसी का हो सकता है कि ये टैक्स ये पॉजिटिव में वैल्यू हो, कोई 200 रुपये, 300, 1000, 2000, तो उन्हें पेड करने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा कि गेट टू पे टैक्स, और आपको वेबसाइट पे ले आ जाएगा बैंक के, और वहाँ से आप वेरीफाई करते हो, तब फिर वो बार कार्ड कोड चालान जनरेट करेंगे, और फिर को आपको यहाँ पुट करना होगा। अगर अगर किसी का आ रहा है तो आप मुझे कमेंट में मैसेज करें, मैं उनके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि कैसे उस बार कोड को जनरेट किया जाता है, और फिर उसने कहाँ पेड किया और उसे कहाँ पुट किया जाता है उस चालान नंबर को। लेकिन इस केस में इस बंदे का 1 रुपये भी टैक्स नहीं लग रहा है, तो हम लोग प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न करते हैं। यहाँ इसे आप क्लिक कर दिए। अब प्रोसीड टू वैलिडेशन। अब आप देखोगे एरर नहीं सो रहा है, वैलिडेशन सक्सेसफुल। अब आप एक प्रीव्यू देख सकते हो कि आपका क्या क्या भरा गया है। ठीक है, अब देख लो यहाँ से जो जो डाटा आपको देखना है आप देख सकते हो कि क्या क्या डाटा है। आप एक बार अच्छे से, उसके बाद आप नीचे आओ तो प्रोसीड टू वैलिडेशन के ऑप्शन पे अब आप क्लिक कर दो। ये ओपन हो रहा है। ठीक है, वैलिडेशन सक्सेसफुल, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। अब देखो आपको वेरीफाई कैसे करना है। आप हमेशा आधार से वेरीफाई कर दो, वो ज़्यादा सुविधाजनक है। आप ई वेरीफाई ना करो, और हाँ, आपका आधार और मोबाइल लिंक रहना चाहिए, तभी आप ऑप्शन सिलेक्ट करना। आपके OTP आएगा आपके आधार नंबर वाले मोबाइल पे जिससे लिंक है। अब यहाँ क्वेश्चंस पूछेगा, हाउ डू यू वांट टू ई वेरीफाई, तो आप इस पर क्लिक कर दो। OTP के थ्रू आप वेरीफाई करना चाहोगे, उसके बाद आप इसको कंटिन्यू कर दो। इस पर चेक बॉक्स पे आप क्लिक कर दो, जनरेट आधार OTP। अब आपके मोबाइल पे OTP नंबर चला गया होगा। अब मैंने इस पर वैलिडेट कर दिया हूँ। अब आप इस पर आप पढ़ दो, प्लीज नोट दैट वंस यू सबमिट दैट यू कैन नो लॉन्गर मॉडिफाई द डिटेल्स। आपको जो भी करना है यहीं तक करना है, इसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते हो। फिर आप सबमिट कर दो। आप वेट करो, यहाँ पे कंफर्मेशन का मैसेज आ जाएगा। अब आप इसको प्रोसीड करो। अब आपको देख लो, यू हैव सक्सेसफुली फिल्ड एंड वेरीफाइड योर रिटर्न, यू विल नोटिफाई योर इस नंबर पर, और आपके ईमेल आईडी पे मैसेज चला जाएगा कि आपका इनकम टैक्स फाइल फिल हो चुका है। अगर आप डाउनलोड रिसीव करना चाहते हो तो आप डाउनलोड कर लो। आप डाउनलोड कर लो और इसे फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप इसे रख लो। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि अब आप ITR 1 फॉर्म तो ईजिली भर सकते हो, ज़्यादा आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको किसी तरीके की भी समस्या आती है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखना, मैं उसका आपको सॉल्यूशन ज़रूर बताऊंगा। और जाते जाते मैं आप लोगों से एक बात और बोलना चाहूँगा कि मेरा ये चैनल स्पेशली जनरल लाइफ में जो चीज़ें यूज़ होती है, जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, जो चीज़ें ज़रूरी है, बस उसी से रिलेटेड होता है। और अगर इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको कुछ भी इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी जो हमारी जनरल लाइफ में यूज़ होती है आगे भी मिल सके। मैं जल्द से कोशिश करूँगा कि मैं ITR 2 फिल करने के लिए भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँ। तो चलिए फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।